हेलो एंड वेलकम टू IIS टॉपर्स करंट इशू एनालिसिस। ये वीडियो में हम बात करेंगे काकरा पार 3 एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में। रिसेंटली काकरा पार 3 ने क्रिटिकलिटी के स्टेज को अचीव किया है, तो इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काकरा पार 3 के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है। तो ये वीडियो में हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे कि काकरा पार 3 की लोकेशन कहाँ पे है, इसके सेफ्टी एंड टेक्निकल फीचर्स कौन से हैं, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जो टर्म है क्रिटिकलिटी उसका मीनिंग क्या है, और इसका ये जो काकरा पार 3 ने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूक्लियर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो अगर सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो काकरा पार 3 जो है वो गुजरात के सूरत सिटी से करीब 80 किलोमीटर दूर व्यारा टाउन में तापी रिवर के पास लोकेटेड है। यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो भारत में जो दो सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उसमें से तापी रिवर एक है और दूसरी रिवर है नर्मदा रिवर। तो ये अगर पावर प्लांट की बात करें तो ये भारत का सबसे पहला 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, और साथ ही साथ ये रिएक्टर इंडिजीनियस सिंगल लार्जेस्ट रिएक्टर भी है भारत का। ये अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप की बात करें तो ये जो है वो एडवांस डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसमें भारत ने कुछ चेंजेस करके अपना खुद का एक वेरिएंट को क्रिएट किया है। पहले जो भारत न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाता था उसकी कैपेसिटी थी 220 मेगावाट और 500 मेगावाट। तो ये दो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उसको मॉडिफाई करके जो रिएक्टर उन्होंने बनाया था वो भारत ने कहा कि वो जो रिएक्टर है वो है जनरेशन 3+ रिएक्टर। तो ये जो IPHWR है वो एक जनरेशन 3+ का एक पार्ट है। ये जो रिएक्टर है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। अगर NPCIL की बात करें तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत काम करता है। भारत में जो अभी जो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि 22 है वो सभी को NPCIL ही कंट्रोल करता है। ये जो काकरा पार 3 ने क्रिटिकलिटी का स्टेज अचीव किया है वो सिग्निफिकेंस काफ़ी है उसका, क्योंकि भारत में जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से न्यूक्लियर फ्यूल का शेयर 3% से भी लगभग कम है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वो क्लीन भी होती है और ग्रीन भी होती है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन का पॉल्यूशन नहीं रहता है। तो अब काकरा पार पावर प्लांट की बात करें तो उसमें 220 मेगावाट के दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें पहला 1993 और दूसरा 1995 में सैंक्शन किया गया था, और जो तीसरा है कि जिसने कि अभी क्रिटिकलिटी के स्टेज को अचीव किया है उसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट है, और जो चौथा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी भी कैपेसिटी 700 मेगावाट है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ पे 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो 700 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें पहले दो तो ये काकरा पार के ही है। इसके अलावा राजस्थान के रावतभाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुंदनकुलम में 1000 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये जो पावर प्लांट है वो रशिया की मदद से क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कल्पक्कम में PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भाविनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। भाविनी यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत भाविनी काम करती है। इसके अलावा 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रपोज किया था अलग अलग स्टेट में, जैसे कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गोल रखा है कि जो 21 नए न्यूक्लियर प्लांट फ्यूचर में आएंगे, 21 यानी कि ये 9 न्यूक्लियर प्लांट और ये 12, तो 12 + 9 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2031 तक ऑपरेशनलाइज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल रखा है।
और कैपेसिटी की बात करें तो ये जो 9 न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी टोटल कैपेसिटी होगी 6000 मेगावाट, और जो 12 जो आएंगे उसकी कैपेसिटी होगी 9000। तो टोटल 15,700 मेगावाट की ये टोटल प्लांट्स जो है वो साथ में मिलकर 15,700 की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे फ्यूचर में। तो अब अगर बात देखते हैं कि रिएक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये जो दोनों रिएक्टर होते हैं वो लाइट वाटर रिएक्टर होते हैं। लाइट वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में फ़र्क इतना है कि जो मॉडरेटर है और जो कूलेंट है वो लाइट वाटर में नॉर्मल वाटर होता है, और जो हैवी वाटर जो है PHWR उसमें हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर यानी क्या होता है कि वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये जो हैवी वाटर है वो केमिकली ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर ग्रेफाइट बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो उसमें दो है, लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर एंड गैस कूल्ड रिएक्टर। और उसके अलावा और एक है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, जिसमें मॉडरेटर कोई नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि ये मॉडरेटर और कूलेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तब हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर जो लिमिट है न्यूक्लियर पावर प्लांट की उसको कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। जो मॉडरेटर है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को मॉडरेट करता है। वो कैसे मॉडरेट करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप की होती है, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन जो है वो जो हमारा सन है वहाँ पे जो हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होता है वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। यानी कि क्या होता है कि जो दो एटम्स होते हैं वो मिल के एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें क्या है कि जो कोई बड़ा सा एटम है उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, और जब भी ये दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड ही होते हैं। तो अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम का कोई एक एटम है, ठीक है, यूरेनियम U235, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया यूरेनियम U235 में, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी और साथ ही साथ नए न्यूट्रॉन्स भी क्रिएट होंगे। तो जो ये नए न्यूट्रॉन्स क्रिएट होंगे वो यूरेनियम 235 के और जो एटम्स होंगे वहाँ पे अटैक करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ से नए न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे, ठीक है। तो अब जो मॉडरेटर का काम क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन बने नए उसकी स्पीड इतनी बहुत ज़्यादा होती है कि जो U235 के एटम्स जो होते हैं उसको अटैक किए बिना ही साइड में से वो निकल जाता है। तो वो स्पीड जो होती है न्यूट्रॉन की वो बहुत फास्ट होती है। तो जिससे कि क्या होता है कि चेन रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सस्टेन्ड नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। तो मॉडरेटर का काम क्या है कि जो न्यूट्रॉन बने हैं उसकी स्पीड को कम करना है, ताकि वो अच्छी तरह से जो यूरेनियम 235 के एटम से उसको अटैक करके नए न्यूट्रॉन्स बना सके और जो चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन कर सके। तो ये मॉडरेटर और कूलेंट के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है, और उसमें जो फ्यूल होता है वो प्लूटोनियम डाइऑक्साइड एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो यूरेनियम 235 जो होता है वो यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जो कूलेंट है वो कूलेंट एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ से ये जो प्रेशर वेसल है यहाँ पे एक्चुअली वाटर रहता है। तो जो कूलेंट आया, ठीक है, वो कूलेंट ये जो वाटर है उसको हीट ट्रांसफ़र करता है। तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे टरबाइन रहता है। तो स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो ये जो है वो PHWR का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। अब भारत में PHWR के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1960s में
कनाडा के सपोर्ट से भारत ने रावत भाटा में एक 220 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया था, जिसका नाम था कांडू PHWR, यानी कि कांडू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कांडू यानी कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद जब 1974 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब कनाडा ने भारत को सपोर्ट देना छोड़ दिया। तो भारत ने खुद से RAPS-2 यानी कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 2 को खुद के कंपोनेंट्स को यूज करके भारत ने ये RAPS-2 को क्रिएट किया था। हालांकि जो डिजाइन पार्ट था वो अभी भी भारत के पास नहीं था। तो जो भारत ने खुद की न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजाइन करने की जो शुरुआत की थी, वो जब भारत ने मद्रास में 3rd PHWR यूनिट को जब इंस्टॉल किया था, तब से धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। तो ये धीरे धीरे बढ़ के भारत ने खुद से डिज़ाइन किए हुए PHWR के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पे भारत ने सबसे पहले ये यूनिट को इंस्टॉल किया था। उसके बाद भारत ने धीरे धीरे काकरापार, केगा और रावत भाटा में भी इंडिजिनियसली डिज़ाइन PHWR को इंस्टॉल किया था। तो यहाँ तक देखें तो अभी भारत ने सिर्फ 220 मेगावाट की है न्यूक्लियर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट किया था। हालांकि ये कैपेसिटी को भारत ने बढ़ा के 540 मेगावाट तक भारत ने ये कैपेसिटी को इंक्रीज किया था। तो ये जो 540 मेगावाट के रिएक्टर्स है वो सबसे पहले भारत ने महाराष्ट्र के तारापुर में इंस्टॉल किए थे, और ये कैपेसिटी को भी बढ़ा के जो भी काकरापार के 700 मेगावाट का जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अभी जो क्रिटिकलिटी अचीव किया है, उसके ऊपर भारत ने काम करना स्टार्ट किया था। और आखिर में है 1000 मेगावाट का, कि जो बात की मैंने अभी, वो तमिलनाडु के कुंदरकुलम में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब समझते हैं कि क्रिटिकलिटी क्या होता है। अब क्रिटिकलिटी यानी सिंपल से कि जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर नॉर्मली या तो सेफली ऑपरेट करता है, तब उसको क्रिटिकल, तब उसका स्टेज क्रिटिकल है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की में ये कंसेप्ट को अगर समझे, तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें चेन रिएक्शन होता है, तो वो जब भी सस्टेन्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तब ये बोला जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। यानी कि जब भी कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को हिट करता है और उसके बाद जो नए न्यूक्लियस बनते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी और फ्यूजन प्रोडक्ट्स जैसे कि स्ट्रोंटियम और बहुत नए केमिकल एलिमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। उसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन होता है वो जब भी नए यूरेनियम 235 के एटम पे अटैक करता है, तब और नए न्यूट्रॉन क्रिएट होते हैं, और जो ये नया न्यूट्रॉन क्रिएट होता है वो दूसरे जो यूरेनियम 235 के एटम्स होते हैं वहाँ पे अटैक करता है। तो ऐसे ही जब भी ये चेन रिएक्शन अपने आप ही ये जो अटैकिंग की जो प्रोसीजर है वो चालू होती है, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन। यानी कि जितने न्यूट्रॉन्स खत्म हो रहे हैं और उसके सामने उतने नए न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जितने भी लॉस हो रहे हैं उसके सामने उतने ही क्रिएट होते हैं। तब ये बोला जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। जब भी लॉस कम होता है और जो न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तब बोला जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ने सुपर क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। और जब भी लॉस ज़्यादा होता है लेकिन क्रिएशन कम होता है, तब उसमें बोलते हैं कि सब क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। तो क्रिटिकलिटी यानी कि बैलेंस्ड है, जितने न्यूट्रॉन्स खत्म हो रहे हैं उसके सामने उतने ही न्यूट्रॉन्स अगर क्रिएट होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये जो काकरापार पावर प्लांट 3 ने जो क्रिटिकलिटी के स्टेज को अचीव किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले कि भारत ने खुद से ये डिज़ाइन किया है, तो इसकी वजह से मेक इन इंडिया को भी एक तरीके से बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट है वो भी गवर्नमेंट फ्यूचर में शायद कम कर सकती है। 2010 में ये रेट 2.8 रुपीज़ पर यूनिट था, तो इससे भी कम रेट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में कर सकती है। साथ ही साथ इसमें कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर ये जो एक्सेस थर्मल मार्जिन का इश्यू है उसको भी सॉल्व करता है। एक्सेस थर्मल मार्जिन यानी कोई भी न्यूक्लियर प्लांट को जब क्रिएट किया जाता है तब 2 टेम्परेचर पहले से स्पेसिफाई किए जाते हैं। एक तो होता है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज
और दूसरा होता है कि मैक्सिमम, कि अगर ये मैक्सिमम से आगे टेम्परेचर रेंज गया तो उसमें क्रैक आ सकती है या तो फट सकता है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल मार्जिन। तो ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही थर्मल क्रैक होने के चांसेस न्यूक्लियर रिएक्टर में कम होंगे। तो ये जो है ये जो एक्चुअली जो PHWR जो था रिएक्टर, और भारत ने उसको मॉडिफाई करके IPHWR बनाया था, जो कि ये अपना खुद का वर्जन। तो इसमें ये जो एक्सेस थर्मल मार्जिन का इश्यू है वो स्पेसिफिकली इसमें ही भारत ने ये सॉल्व किया है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो पहले के जो दो रिएक्टर थे 220 मेगावाट और 540 मेगावाट, तो इनको ही मॉडिफाई करके भारत ने ये जो 700 मेगावाट का काकरापार का प्लांट है वो क्रिएट किया था। तो भारत के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 700 मेगावाट पावर प्लांट को क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे काकरापार जैसे भारत कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को अब क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया की एनर्जी डिमांड को भी फुलफिल करने में ये हेल्प करेगा। कैसे? तो एक सर्वे के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2035 तक भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो 4.2% पर ईयर इंक्रीज होगी। तो काफ़ी आप सोच सकते हैं कि 4.2% यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। अब 1947 की बात करें तो भारत में सिर्फ 4.1 बिलियन किलोवाट एनर्जी क्रिएट होती थी, और 2014 एंड 15 में ये बढ़कर 1200 तक पहुंच गई। ठीक है। तो 1200 बिलियन किलोवाट की जो एनर्जी है वो भारत क्रिएट करता था। तो एनर्जी डिमांड काफ़ी इतने सालों में बढ़ चुकी है और फ्यूचर में भी ये बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो फुलफिल करने में ये काम आएगा। साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में 12 रिएक्टर को प्रपोज किया था, उसमें भी ये एक काकरापार का प्लांट सपोर्ट करेगा। अब इसके सेफ्टी फीचर्स देखें तो इसमें जो काकरापार 3 में थिन वॉल प्रेशर ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है। जनरली क्या होता है कि एक ही प्रेशर वेसल में न्यूक्लियर रिएक्शन को किया जाता है, और यहाँ पे क्या हुआ, थिन वॉल प्रेशर ट्यूब यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स से मिला के ये पूरा प्रेशर वेसल को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि जब भी मान लो कि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, तो क्या होगा कि ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो प्रेशर कोई एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रेशर बढ़ेगा, जब भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा प्रेशर, तब क्या होगा कि प्रेशर छोटे छोटे ट्यूब्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो प्रेशर की वजह से क्रैक आने के जो चांसेस है, फटने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे। साथ ही साथ इसमें एक डेडिकेटेड पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम है, यानी कि क्या है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए कूलेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ऑपरेटर को भी उसमें कुछ सिस्टम में चेंज करना होता है ताकि उसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो खुद से ही टेम्परेचर को मेंटेन कर सकेगा ये सिस्टम की हेल्प से। साथ ही साथ इसमें स्टील लाइन कंटेनमेंट है जिससे कि लीकेज भी कम होगा। तो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेट है, जैसे कि राजस्थान में 6 है, फिर काकरापार में है, तारापुर में 4 है, कैगा में 4 है, कुन्नकुलम में 2 है, नारोरा में भी 2 है। तो ऐसे करके टोटल 22 काकरापार में भी है। तो ऐसे करके टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कई साइट्स भी अभी प्रपोज की गई है, जैसे कि मीठी विरडी है गुजरात में, फिर कुवाड़ा है। तो ऐसे करके नई साइट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर साइट्स के लिए प्रपोज किया है। तो अब भारत में न्यूक्लियर का जो गवर्नेंस है उसका अगर स्ट्रक्चर समझे तो 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एस्टेब्लिश किया था। उसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत NPCIL आता है, जिसका मेन काम है कि जो कॉमर्शियली न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको मेंटेन करना। भाविनी जो है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही आता है। ये भाविनी की
जैसे मैंने पहले बताया वो FBR यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। फिर UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और AMD यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। तो जो UCIL जो होता है वो उसका काम होता है माइनिंग एंड प्रोसेसिंग का काम, और जो AMD है उसका काम है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसके जो जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स है भारत में न्यूक्लियर फ्यूल के, उसको फाइंड करना है। और चौथा है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में जो न्यूक्लियर के कोर पार्ट्स जो होते हैं और साथ ही साथ हैवी वाटर जो होता है, जो कि हैवी वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया क्रिएट करती है, ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स प्लस हैवी वाटर बोर्ड जो है वो ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आते हैं। और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये जो बोर्ड है वो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर के रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के ऊपर देखरेख करता है। साथ ही साथ जो सेफ्टी के जो प्रोविजन होता है वो भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड देखता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूक्लियर डेवलपमेंट के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि वो 900 मेगावाट के जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होते हैं उसकी डिज़ाइन खुद से करेगा, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम भारत ने 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिज़ाइन खुद से की है। तो ये बढ़ा के वो उसका गोल है कि 900 मेगावाट तक पहुंच सके। फिर दूसरा टारगेट देखें तो भारत में जो टोटल इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो करीब 3,68,000 मेगावाट के अराउंड है। तो इसमें से सिर्फ 2% यानी कि 6,780% मेगावाट की ही इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन अभी इंडिया में हो रहा है। तो ये जो 6,780 मेगावाट है वो जो अभी करंटली टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2031 तक इसको बढ़ा के 22,480 मेगावाट तक ले जाए। तो मैंने जो पहले बात की थी कि जो 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में आने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी कंबाइन कैपेसिटी है 15,700 मेगावाट। तो ये 6,080 प्लस 1,500 7,000 मेगावाट की कैपेसिटी मिला के 22,480 मेगावाट होती है। तो ये अगर भारत काकरापार जैसे प्लांट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती है, उसकी डिज़ाइन खुद से बनाती है, तो भारत में जो भी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ये एक टारगेट रखा है कि वो 2030 तक एटलीस्ट भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके 40% नॉन फॉसिल फ्यूल में से क्रिएट करेगी। तो ये टारगेट को भी एक तरीके से अगर ऐसे प्लांट भारत क्रिएट करती है तो बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे अगर भारत ऐसे ही प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है खुद से डिज़ाइन किए हुए, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की जो न्यूक्लियर इमेज है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम वीडियो ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।